हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी एग्जाम रिलेटेड सीरीज चली हुई है। उसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। हमने कल फर्स्ट चैप्टर के टॉप 55 एमसीक्यू करे थे। आज हम फर्स्ट चैप्टर में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू होंगे वो कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जो भी बच्चा इस सीरीज को अच्छे से देखेगा तो मैं गारंटी इस बात की दे सकती हूँ कि आप 100% अच्छे ग्रेड लेके पास हो जाओगे। तो अब बिना देरी करते हुए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 55 क्वेश्चन करे थे। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, हमें डेटा अपना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। मीडियम यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एमसीक्यू के इसके ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे जो आपको एमसीक्यू ऑप्शंस दिए गए हैं वो कैसे आपके सारे वायर्ड वाले हैं। तो आपको यहाँ से वो पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें क्या है, इंटरफेरेंस सबसे कम है। मतलब ये क्या बात का बोल रहा है, इंटरफेरेंस की, कि जो सबसे ज्यादा क्या करता है, डेटा को क्वालिटी के साथ ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमें पता ही है जो सबसे अच्छा है हमारा वो कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड का ही एक टाइप है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में ही। इसकी क्या है डिसएडवांटेज, कुछ भी नहीं है ऑप्टिकल फाइबर की, बस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें पड़ता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। इंटरनेट देखो आपको भी पता है, जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं और चीजें क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसको ही क्या बोला जाएगा, इंटरनेट बोला जाएगा। तो देख लो ऐसी किस ऑप्शन के अंदर ऐसी कुछ डेफिनेशन हमें दिख रही है। नेटवर्क तो इंटरनेट कोई नेटवर्क एक नेटवर्क तो है नहीं है। इंटरकनेक्टेड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ये सिर्फ लैन की बात कर रहा है कि सिर्फ लैन आपस में जुड़ गए तो इंटरनेट बन जाएगा। आगे है वाइड एरिया नेटवर्क। बट इंटरनेट क्या है, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क जिसके अंदर होंगे तो वो क्या होगा, आपका इंटरनेट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जहां पे अलग अलग नेटवर्क को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो वो मिलके क्या बनाएगा, इंटरनेट बनाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज के अंदर हमारा, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्रंट एंड ऑफ एनी वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट के दो मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वेबसाइट के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो मेन कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट कौन सा है, फ्रंट एंड, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, आपका बैक एंड। जो फ्रंट एंड है वो तीन लैंग्वेज से मिलके बनता है। कौन सी लैंग्वेज होगी, यहाँ पे हम HTML, देन CSS और थर्ड लैंग्वेज होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। तो जब भी हमें वेबसाइट का वो वाला हिस्सा, फ्रंट एंड क्या होता है, देखो दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो यूजर को विजिबल होता है, जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड कितनी लैंग्वेज से मिलके बनता है, फ्रंट एंड बनता है तीन लैंग्वेज से, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं हम बैक एंड की। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो यूजर्स को विजिबल नहीं होता, जो यूजर से हाइड किया जाता है, ये कभी भी यूजर को नहीं दिखाई देता। अब जब भी हमें कोई डायनेमिक वेबसाइट बनानी है या फिर हमें यूजर का कोई भी डेटा है वो स्टोर करके रखना है, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, बैकएंड का यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही यूजर को दिखानी है तो हमें बैकएंड की जरूरत नहीं होती। बैकएंड की नीड कब होगी हमें, जब हमें डेटा कलेक्ट करके यूजर से उसको स्टोर कराना है कहीं पे, ओनली उस केस में हम बैकएंड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रंट एंड से भी हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो फ्रंट एंड का जो मेन कंपोनेंट है कौन से हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सिर्फ HTML से वेबसाइट तो बना लोगे, मतलब एक स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, बट आपको उसको क्या बनाना है, अट्रैक्टिव भी बनाना है प्लस इंटरैक्टिव भी बनाना है। अट्रैक्टिव जो दिखने में अच्छी लगे, इंटरैक्टिव जिसको यूजर क्लिक वगैरह करे, जो चीजें वो सर्च कर रहा है प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें अगर उसको दिखे, तभी हम उस वेबसाइट को क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव वेबसाइट है। जैसे
सपोज करो अब मैं स्टूडेंट को टीच कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे टीच कर रही हूँ और स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और मैं भी उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ, तो वो क्लास कैसी होगी? इंटरएक्टिव क्लास होगी। तो ऐसे ही वेबसाइट भी कब इंटरएक्टिव बनेगी? जब यूजर कुछ भी बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो वेबसाइट इंटरएक्टिव वेबसाइट मानी जाएगी। तो तीनों को मिला के हम क्या बनाएंगे? फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये कंप्यूटर की बात नहीं है, ये हमारे मोबाइल पे भी सेम चीज अप्लाई होती है। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट है तो कैसे हम किसी को भी पहचान सकते हैं? तो आपने कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, अगर कुछ क्राइम सीन हो जाता है तो वो लोकेशन ट्रेस करते हैं, IP एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक डिवाइस का, हर एक मशीन का, हर एक कंप्यूटर का अपना एक अलग से यूनिक IP एड्रेस होता है और उसी IP एड्रेस के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको पता है मिलियंस ऑफ यूजर क्या कर रहे हैं? इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा यूजर ने क्या काम किया है, किस यूजर ने क्या सेंड किया है, रिसीव किया है? तो कैसे हम किसी पर्टिकुलर यूजर को ट्रेस करेंगे? तो हम ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। तो जब भी हमें इंटरनेट के थ्रू किसी को आइडेंटिफाई करना है तो किसके थ्रू करेंगे? हम IP एड्रेस के थ्रू करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब क्रोलर हैज अ वेब रोबोट कोड। देखो ये क्वेश्चन आपका सेकंड पता नहीं थर्ड क्वेश्चन ही था इस सीरीज का। तो मैंने वहां पे बताया था, स्पाइडर का क्वेश्चन था। स्पाइडर किस लिए यूज करते हैं हम? वेबसाइट को कैटलॉग करने के लिए यूज किया जाता है स्पाइडर का। और उस टाइम पे मैंने बोला था स्पाइडर को और क्या बोल सकते हो आप? क्रोलर भी बोल सकते हो और वेब रोबोट भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? इसको वेब बोट भी बोला जाता है। तो कई सारे नाम है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन बना के वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर उनको टिपिकल लेवल बनाना है तो ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इसको क्रोलर भी बोल सकते हैं, वेब रोबोट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? वेब बोट भी बोला जा सकता है। तो इनमें से कुछ भी आए तो उनका मीनिंग क्या है? सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रीजनल नेटवर्क आर कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट नेटवर्क, दिस इज आल्सो कॉल्ड। जब भी रीजनल नेटवर्क आपका कनेक्ट हो जाता है कॉर्पोरेट नेटवर्क से तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बैकबोन। आपको ये पता होना चाहिए, रीजनल नेटवर्क को कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बैकबोन बोला जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज एसोसिएटेड विद द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर। देखो रिमोट का मतलब क्या होता है? जैसे आप घरों में आप घरों में क्या करते हो? टीवी देखते हो। तो जब भी आपको कोई चैनल को आगे पीछे करना है या फिर आपको वॉल्यूम कम या ज्यादा करनी है तो आप किसकी हेल्प से करते हो? रिमोट की हेल्प से। आप कभी भी कंप्यूटर को या फिर आप कभी भी अपने टीवी को ऐसे फिजिकली टच करके वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं करते, ना जो चैनल्स हम देख रहे होते हैं उनको आगे पीछे ऐसे करते हैं। तो कभी भी हम फिजिकली क्या है उनसे कनेक्ट नहीं होते, हम रिमोट की हेल्प से करते हैं। तो जहां पे भी रिमोट शब्द यूज आ जाए उसका मतलब है कि हम फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा डिस्टेंस है हमारे पास और उस डिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं? चीजें कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए मैं। सपोज करो मेरा कोई फ्रेंड है वो दिल्ली में है उसके कंप्यूटर में वो कोई एप्लीकेशन बना रहा है और उसके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई है। तो मैं दिल्ली में बैठी और मैं कैथल में हूं, तो अगर मेरे को उसके कंप्यूटर को क्या करना है? देखना है और उसके कोड को अच्छे से एनालाइज करके उसको करेक्ट करना है। तो उस टाइम पे मैं अगर उसके कंप्यूटर में लॉगिन कर पाऊंगी तो वो कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू कर पाऊंगी? टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। जब भी आपके पास वर्चुअल टर्मिनल का कोई वर्ड आए या फिर आपके पास आए रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप वहां पे आंख बंद करके टेलनेट को क्लिक कर सकते हो, क्योंकि टेलनेट जो प्रोटोकॉल है ये किसके लिए यूज किया जाता है? रिमोटली कनेक्शन बनाने के लिए। जैसे आप कहीं और हो, आपका कंप्यूटर कहीं और है, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम चला था, अब वर्क फ्रॉम होम में ये तो था नहीं कि एक पर्सन ने क्या किया सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग पर्सन एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते थे। तो वो आपस में क्या करते थे? चीजों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा करते थे, उनको असेंबल करते थे, चीजों को एनालाइज करते थे, टेस्टिंग वगैरह करते थे। तो वो कैसे करते थे? जब वहां पे ये यूज होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं कौन सी प्रोटोकॉल को? हम यूज करेंगे वहां पे टेलनेट प्रोटोकॉल को।
तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टेलनेट प्रोटोकॉल हमारा किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि फ्लक्चुएट हो जाती है कई बार, तो दिक्कत कर जाती है चीजें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल। वेब नेटिव प्रोटोकॉल और कौन सी है, मतलब कि नाम वेब नेटिव प्रोटोकॉल और कौन सी प्रोटोकॉल को हम वेब नेटिव के नाम से जाना जाता है। तो वेब नेटिव प्रोटोकॉल है आपकी HTTP। HTTP प्रोटोकॉल को और क्या बोल सकते हो आप, HTTP प्रोटोकॉल को बोल सकते हो नेटिव प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज HTTP इन वेबसाइट नेम। वेबसाइट के नेम में जो HTTP है वो क्या है। देखो कल मैंने आपको URL के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था URL के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आएगा प्रोटोकॉल, दूसरा आएगा आपका सर्वर, और तीसरा आएगा आपका डोमेन। तो HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है। www क्या है, सर्वर है। और डोमेन क्या होगा, किसी भी वेबसाइट का नाम। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा google.com। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, URL बोला जाता है। तो वेबसाइट के नाम में HTTP क्या हुआ, HTTP प्रोटोकॉल हुआ। www क्या हुआ, सर्वर। और google.com क्या हुआ, डोमेन। तो कैसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज के अंदर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर। क्लाइंट साइड, देखो 2 तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है आपका सर्वर साइड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। अगर फ्रंट एंड पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यूजर को क्या होगा, वो विजिबल होगा। अगर यूजर को विजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो सिक्योर है या नहीं है। तो सिक्योर नहीं होती। जब भी हम क्लाइंट साइड पे कोई भी चीज यूज करेंगे, यूजर को डायरेक्टली वो विजिट होती है, क्योंकि आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कर सकते हो। तो क्लाइंट फ्रंट एंड पे जितनी भी चीजें वो आपको विजिबल होती है। और क्लाइंट साइड बोल सकते हो, आप फ्रंट एंड बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आप कौन सी है। वैसे तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। कौन सी है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी, जावास्क्रिप्ट। बट जावास्क्रिप्ट को आप ऐसे ही नहीं यूज कर सकते। अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो किस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करोगे आप, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर क्वेश्चन है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपका क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहाँ पे यूज करते हैं हम, तो कहाँ पे यूज करेंगे, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसका आंसर आएगा आपका जावास्क्रिप्ट। सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। CSS और HTML है ये लैंग्वेज, बट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है आपकी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, इधर नेक्सस है। देखो कई तरह के ब्राउजर आए थे हमारे पास। एक लिनस भी जो सबसे पहले आया था वो आया था लिनस। उसके बाद कौन सा वेब ब्राउजर आया था, उसके बाद आया था www आपका वेब ब्राउजर भी है, www आपका क्या है, वेब सर्वर भी है। तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो www को बाद में रीनेम चेंज कर दिया गया www का, और बाद में इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया नेक्सस। तो या तो नेक्सस हो या फिर www हो, दोनों में से कोई भी हो, आपको पता होना चाहिए www का ही रीनेम है कौन, नेक्सस। अगर ऑप्शन में लिनस आता तो यहाँ पे फर्स्ट जो वेब ब्राउजर है वो ये है, अकॉर्डिंग टू अगर आप ईयर चेक करोगे तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट अगर ऑप्शन में आपके पास लिनस नहीं है तो आप किसको टिक करोगे, नेक्सस को टिक करके आओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन है आपका, नेक्सस। अगला क्वेश्चन है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर मेल। जब भी आपको मेल भेजनी है तो कौन सी प्रोटोकॉल का आप यूज करोगे। देखो 2 तरीके की चीजें होती है, एक तो होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। आप क्या है, डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, आप फोटो भेज रहे हो, आप कोई फाइल भेज रहे हो या मेल भेज रहे हो। अगर आप कोई मेल भेज रहे हो, अगर वो सेंडर है तो सेंडर हमेशा ही यूज किसको करेगा, SMTP हमेशा ही। S फॉर सेंडर और S फॉर कौन है, SMTP। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सेंडर हमेशा ही कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करता है, SMTP। अब ये रिसीवर एंड पे पहुंच गई। अगर रिसीवर एंड को इस मेल को ओपन करके देखना है तो रिसीवर एंड पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, रिसीवर एंड पे प्रोटोकॉल
यूज होती है POPv3। POP का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो सेंडर एंड पे मेल सेंड करने के लिए SMTP और रिसीवर एंड पे कौन सी होती है, POP। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप नेविगेटर भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ओपेरा भी है। कौन बचा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग कोई ब्राउजर नहीं है आपका, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब है, उसमें जो पेजेस होते हैं वो कैसे पेजेस होते हैं, ये बहुत सारे कंप्यूटर में होते हैं और जो आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML के पेजेस होते हैं और जो क्या होते हैं, लिंक होते हैं आपस में। तो ऐसे पेजेस हम किस में देखते हैं, www के अंदर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका D आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर। तो वेब सर्वर, देखो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में अगर आपस में चीजें ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये कौन है, ये है आपका सेंडर और ये कौन है, ये है आपका रिसीवर। रिसीवर कोई भी हो सकता है, वो कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई क्लाइंट भी हो सकता है। अब सपोज करो सेंडर ने रिसीवर के पास कोई मैसेज डिलीवर किया, अगर वो इंपॉर्टेंट मैसेज है और पर्सनल डिटेल है तो बीच में हैकर उसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है और उनका मिसयूज कर सकता है। अगर हमें इन चीजों को रोकना है, हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सिक्योर करना है, तो हम कुछ इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है उनका यूज करेंगे। अब इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो आपके मैसेज को किसी और कोड के अंदर चेंज कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपने मूवीज देखी होगी, पहले मूवीज आती थी पुराने टाइम की, अगर आप अभी भी देखोगे जो होते थे राजा महाराजाओं के टाइम की, वहां पे वो अगर उनको कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना होता था, या तो वो कुछ पोएम वगैरह लिखते थे या फिर कोई शेर शायरी ऐसा कुछ लिखते थे, तो बीच में अगर उनके मैसेज को कोई रीड करता था तो उनको वो समझ में ही नहीं आता था कि ये लिखना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, तो वो उसको ऐसे ही आगे ट्रांसफर कर देते थे। हालांकि बीच में हैकर तो उस टाइम पे भी थे, बट वो समझ ही नहीं पा रहे थे इसका मतलब क्या बनता है, और जिसके पास वो पहुंच जाती थी तो वो देख के ही कोड वर्ड उसका समझ आता था, इसका मतलब ये है। तो यही सेम चीज हम ऑनलाइन में भी कर रहे हैं और उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया इंक्रिप्शन। अब सपोज करो मैंने हेलो भेजा, अब ये जब इस नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल हो रहा होगा तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम H को B बना देगी, E को D बना देगी, L को F बना देगी, ऐसे अलग अलग कोड में इसको क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। तो मैसेज कुछ और है और अगर बीच में नेटवर्क में इस मैसेज को हैकर देखेगा तो उसको कुछ और दिखाई देगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अगर आपको ये प्रोटोकॉल यूज करनी है तो आपको एक सर्टिफिकेट होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेट, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। वैसे तो आपको ये दिख रहा होगा, बट ये क्या है, एक सर्टिफिकेट है। अगर आप आपकी वेबसाइट के नाम के आगे HTTPS लगाना चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये सर्टिफिकेट परचेज करोगे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के आगे क्या लग जाएगा, S, या तो S लगेगा या फिर ऐसे लॉक का सिंबल आपको दिखेगा। इसका मतलब ऐसी वेबसाइट जहां पे S लगा हो या फिर लॉक का सिंबल हो, वो सारी वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर होती है। आप इजिली वहां पे अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट कौन करेगा, HTTPS यहाँ पे इनक्रिप्शन का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। जब नेटवर्क कब बनता है, जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे तो उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क में क्या क्या चीजें हम आपस में लेन देन कर सकते हैं,
हैं, हम फाइल को भेज सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं, हम डेटाबेस में कोई चीजें स्टोर करानी है, बीच में यहाँ पे सपोज डेटाबेस करवा लिया हमने, तो डेटाबेस से सारे लिंक हो गए, तो डेटाबेस से हम कुछ ले भी सकते हैं और कुछ स्टोर भी करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे करेंगे, नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है डैश इज द कैपेसिटी ऑफ डेटा लाइन टू कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। अब इंटरनेट ट्रैफिक तुमने देखा होगा, जब भी जैसे एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये दो रोड है यहाँ पे हमारे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये है हमारा 2 वे, यहां से आ रही है गाड़ियां और यहां से जा रही है। ये है हमारा 4 लेन, यहाँ से 2 गाड़ियां अच्छे से ट्रेवल कर सकती हैं, आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। अब आप देखोगे ट्रैफिक किस में ज्यादा होगा। ट्रैफिक आपका मतलब कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है तो कम टाइम किस में लगेगा, आपको पता है कम टाइम हमें इसमें लगेगा, और ज्यादा टाइम किस में लगेगा, ज्यादा टाइम हमें इसमें लगेगा। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ होगी उतना ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे 2 वे है तो एक ही जाएगा और एक ही आएगा, एक टाइम पे 2 जने नहीं जा सकते। तो अगर आपको कहीं पे जाना है, 10 मिनट का रास्ता है और बीच में ट्रैफिक आपका ज्यादा आ गया तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, आपको निकलने के भी लिए तो रास्ता चाहिए ना। बट अगर आप यहाँ पे ये जिसकी विड्थ जाता है, बैंडविड्थ जिसकी ज्यादा है, जो ब्रॉड है, तो उसमें क्या है, एक टाइम पे 2 से 3 गाड़ियां भी इकट्ठी निकल सकती हैं। तो यही सेम चीज आपका कहाँ पे यूज हो रही है, नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट के अंदर भी हो रही है। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज्यादा आपका जो ट्रैफिक है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, डेटा आपका जा सकता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जितनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी बैंडविड्थ, मतलब कि जितनी ज्यादा आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी से आपकी चीजें क्या हो जाती है, डाउनलोड भी हो जाती है और अपलोड भी हो जाती है। कई बार आप देखोगे कि इंटरनेट की स्पीड बहुत कम आ रही है तो वहां पे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है, यहां से समझ आना, कैपेसिटी ऑफ डेटा लाइन, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम अपने डेटा को लेके जा रहे हैं तो वो कैपेसिटी किस में मेजर करी जाती है, वो करी जाती है बैंडविड्थ में। और जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही जल्दी आपका डेटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का अगेन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया, बट अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि नेटवर्क का क्या आंसर आएगा। हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हमें अगर कुछ ट्रांसफर करना है या कुछ शेयर करना है वो भी हम विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पीड एट विच यू कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन। जो आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, उसकी जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो आपके जो मैंने अभी बोला था बैंडविड्थ, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज्यादा आपका डेटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। दूसरा और क्या होना चाहिए, मोडम की स्पीड कैसी है आपकी, जितना ज्यादा अच्छी मोडम की स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा जल्दी से आपका क्या करेगा, जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। जैसे एक ने 4G ले रखा है, एक ने 5G ले रखा है, तो किसकी ज्यादा स्पीड होगी, 5G की, नॉर्मल सी चीज है ये तो। और बैंडविड्थ जिसकी ज्यादा होगी उतनी ही हाई स्पीड में वो क्या करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें मेजर करती हैं, स्पीड ऑफ मोडम की स्पीड क्या है और बैंडविड्थ कितनी है, दोनों ही चीजों पे हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है रिसीव और सेंड करने की स्पीड को हम मेजर अगर करें तो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रखा है, फाइल। आपको ये चीजें यहाँ से अच्छे से निकालनी है कि भेज क्या रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पे SMTP को टिक करके आएंगे, बट आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा किसके लिए है, फाइल के लिए है। अगर आपको कोई भी फाइल भेजनी है या रिसीव करनी है तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP कब यूज करेंगे, सेंडिंग के लिए। जब भी हमें मेल सेंड करनी है
तो हम किसका यूज करेंगे, SMTP का। और पॉप का यूज कब करेंगे, जब भी हमें क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए पॉप का यूज, सेंड करने के लिए किसका, SMTP का। बट क्या चीज, मेल को। और वहीं पे अगर हमें क्या करना है, फाइल को भेजना है या रिसीव करना है, तो हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, फिर हम करेंगे FTP प्रोटोकॉल। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड वर्चुअल टर्मिनल। देखो आ गया ना वही बात, यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें लास्ट में बताया था, या तो वर्चुअल आ जाए या रिमोट आ जाए, तो आपको किसको टिक करना है, टेलनेट प्रोटोकॉल को। जब भी आप फिजिकली कनेक्शन नहीं बना रहे, आप कहीं और हो, आपका कंप्यूटर कहीं और है, बट आप आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो, उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो वहां पे कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे, तो वहां पे टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आप क्या करोगे, इन चीजों को एक्सेस कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, टेलनेट प्रोटोकॉल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन 1993 द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। वैसे भी यहाँ पे अगर ईयर भी ना दिया होता तो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा आपका, मोसैक। सबसे पहले आपका कौन सा आया था, लिनक्स आया था, उसके बाद नेक्सस आया था, नेक्सस का पहले नाम क्या था, www। उसके बाद तीसरा जो आया था वो है आपका मोसैक। मोसैक कब आया था, 1993 में। और ये पहला ऐसा वेब ब्राउजर था जो ग्राफिक बेस्ड था। इससे पहले 2 ब्राउजर और आए थे, एक आप था लिनक्स, एक है लिनक्स, और एक कौन सा है आपका, नेक्सस। नेक्सस का पहले नाम क्या था, www। ये दोनों ही ब्राउजर आपके कौन से थे, टेक्स्ट बेस्ड थे। कौन से थे, टेक्स्ट बेस्ड थे। मतलब अगर आपको कोई फोटो वगैरह आपके ब्राउजर पे देखनी है या दिखानी है किसी को, तो आप वो चीजें नहीं कर पा रहे थे। तो पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था आपका, मोसैक था। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बट आपको आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आप www का यूज करते हो तो कौन सी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करी जाती है। सबसे पहले इंक्रिप्शन है, फिर HTTP है, फिर HTML है, और फिर कौन सी है, फायरवॉल। देखो फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर आप कहाँ पे यूज करोगे, ये विंडो के साथ ऑटोमेटिकली होता है। आपको अगर आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ानी है तो आप फायरवॉल को क्या कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। ये पेड भी होती है, आप पेड वाले लेना चाहते हो तो सिक्योरिटी थोड़ी सी और इनहांस हो जाएगी। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका, एक तो HTTP सर्विस होती है और एक HTML। ये दोनों चीजें आप किसके अंदर यूज कर सकते हो, www के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि www वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर एक तो हम HTTP को यूज करेंगे और दूसरी कौन सी सर्विस को, HTML को। तो इसका सेकंड एंड थर्ड दोनों आ जाएंगे हमारे। अगला है ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी है। पहली क्या है, द वेब डिजाइनर शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट द लुक्स बट आल्सो अबाउट द यूजर इंटरफेस। जो वेब डिजाइनर है, वेब डिजाइनर कौन होता है, जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, वो लुक्स को लेके नहीं बल्कि किसके ऊपर भी होना चाहिए, उसका जो फोकस है इंटरफेस के ऊपर। अब सपोज करो मैंने बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना दी, उसका डिजाइन हाई लेवल का बना दिया, बट जो उसका इंटरफेस है वो मैंने टफ बना दिया। मतलब यूजर को समझ ही नहीं आ रहा बैक कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे करना है, सर्च मेन्यू कैसे निकलेगा, किसी दूसरे पेज पे जाना है वो कैसे मैं हो पाऊंगी। तो इंटरफेस यूजर को समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो दोनों चीजें माइंड में रख के हमें वेबसाइट को डिजाइन करना चाहिए। कौन सा, लुक भी अच्छा हो और इंटरफेस भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये होना चाहिए। अगला है, यूजेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डिजाइन। यूजेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक बार मैंने वेबसाइट बना दी वो मेरे लिए 2 महीने बाद 3 महीने बाद वेस्ट हो जाएगी। उसको मैं बार बार उसी के अंदर मैं चेंज करती रहूं, मेरे को बार बार चेंजेस करने की जरूरत, मतलब कि दोबारा से नई वेबसाइट बनाने की जरूरत ना पड़े, मैं उसी के अंदर चेंजेस करते जाऊं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बोथ आर ट्रू। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ आर ट्रू। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। आप क्या है, सपोज करो आप सुबह किसी वेबसाइट पे आपने विजिट किया, वहां पे आपको एक ऑप्शन मांगा, एक आता है बॉक्स आएगा, एक पॉपअप बॉक्स, वहां से आपसे पूछा जाएगा कुकीज वांट
टू अलो या फिर ऐसा कुछ कुकीज आपका ये चीज मतलब कि स्टोर करना चाहती है, आप या तो अलो कर सकते हो या उसको डिनाई कर सकते हो। तो जो आप वापस उस वेबसाइट पे आए हो या कोई नया यूजर है या पुराने यूजर हो, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ये किया जाता है कुकीज के थ्रू। और कुकीज कहाँ पे स्टोर करी जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकीज कहाँ पे स्टोर करी जाती है? ब्राउजर पे। और कुकीज को यूज कौन करता है? सर्वर भी करता है, और कुछ एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है जो कुकीज से डेटा को फैच करती है और देखेगी कौन से यूजर का कितना किस चीज में इंटरेस्ट है। अब सपोज करो मैं ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे चली गई, वहां पे मैंने दो चीजें देखी, दो प्रोडक्ट देखा। एक तो मैंने वॉच देखी, स्मार्ट वॉच देखा मैंने, एक मैंने शूज देखे। तो आप देखोगे अगर आपने मॉर्निंग में ये चीजें सर्च करी है तो विद इन 1 और 2 आवर्स के बाद आपके पास इन दोनों प्रोडक्ट की क्या है, एड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे आती है? बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो कुकीज से डेटा उठाती है, देखती है कि पर्टिकुलर यूजर का किस चीज में इंटरेस्ट है। वो ये भी चीज ऑब्जर्व करती है कि पर्टिकुलर यूजर किस प्रोडक्ट पे कितने टाइम तक रुका है, कितने टाइम तक उसने उसको देखा है। अगर हम रिपीटली ऐसी चीजें देख पा रहे हैं तो वो समझ ही नहीं पाएगा, वो देखेगा ये कितने टाइम तक किसी एक प्रोडक्ट को देखा, और उसी प्रोडक्ट के हमारे पास क्या आनी स्टार्ट हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट। तो कुकी कहाँ पे स्टोर होती है? ब्राउजर पे। और किसके थ्रू स्टोर होती है? सर्वर के थ्रू। और कुकीज को थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि कोई और कंपनीज भी यूज कर सकती है। तो सपोज करो अगर आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कुकीज के अंदर स्टोर हो गई, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड अगर कुकीज के अंदर स्टोर हो गई, तो थर्ड पार्टी आपके यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपके अकाउंट को क्या कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है। तो ये क्या है, जैसे हर चीज की एडवांटेज है वैसे क्या होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। तो आप किसी वेबसाइट पे दोबारा से आए हो या नहीं आए, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाई करेगा कौन? कुकीज आइडेंटिफाई करेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर, नेटवर्क आर वल्नरेबल टू कंप्यूटर क्राइम लाइक। जो नेटवर्क में, कंप्यूटर में जो जो क्राइम होते हैं, कौन से क्राइम होते हैं कंप्यूटर में, तो हमें पता ही है नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू हैकिंग हम कर सकते हैं, वायरसेस हम किसी कंप्यूटर में डाल सकते हैं, या हमारे कंप्यूटर में आते हैं सॉफ्टवेयर को पायरेट कर सकते हैं हम, मतलब कि किसी और का सॉफ्टवेयर है और उसको पायरेट करके उसकी की वगैरह चुरा के उसको मैं अपने तरीके से यूज कर सकती हूँ। ये सारे क्या है, क्राइम है, इलीगल है। तो ये सारी चीजें इंटरनेट के यूज करके आजकल हो रही है, तो ये सारे क्या है, क्राइम के अंडर आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डैश आर द कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड डिलीवर रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स। ये क्या है, एक बार इसको समझो। ये क्या है, डैश आर द कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क, जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और डिलीवर करेंगे रिसोर्सेज को, किसको, दूसरे कंप्यूटर को। तो इसमें क्या आएगा, जैसे अब यहाँ पे किसी क्लाइंट ने सर्वर से क्या करी, रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर उसको क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो सर्वर हमेशा ही डिलीवरी करने का काम करता है, तो डिलीवर करने का काम कौन करेगा, सर्वर करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, सर्वर आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ना मेन फ्रेम होता है, ना नेटवर्क होता है, ना क्लाइंट आता है। सही ऑप्शन, सही जो ऑप्शन है इसका वो कौन सा है आपका, सर्वर है, जो रिसोर्सेज को डिलीवर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज के अंदर, विच ऑफ द फ्लोइंग केबल मीडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से कौन अफेक्ट नहीं होता, तो वो आपको अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, ऑप्टिकल फाइबर। वन ऑफ द आप बोल सकते हो बहुत इफेक्टिव मीडियम है ये। अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में कोई भी वॉइस ना आए, कोई भी डिस्टरबेंस ना आए, आपका डेटा अच्छे से ट्रेवल करे, तो आप कौन सा मीडियम यूज करोगे, आप यूज कर सकते हो फाइबर ऑप्टिक। सबसे अच्छा ये होता है, बस थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है। वही अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा उस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर। ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये वाला क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत टिक करके आए थे। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, वेब पेज टू यूर कंप्यूटर। जब आपके कंप्यूटर में कोई चीज आ रही है, आपके कंप्यूटर में कोई चीज आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है डाउनलोड। अगर आपके कंप्यूटर से कोई चीज जा रही है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपलोडिंग। तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब आप आपके कंप्यूटर में कोई इमेज को सेव कर रहे हो, कोई वीडियो को आप आपके कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, तो वो होता है आपका डाउनलोडिंग। बट जब आप आपके कंप्यूटर से, आपके फोन से कोई चीज
डाल रहे हो किसी वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया पे, तो उसको क्या बोला जाता है, अपलोडिंग। तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ट्रांसफरिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रेवल करना। यही सेम चीज फॉरवर्डिंग का होता है। जैसे यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे इसने तीसरी जगह फॉरवर्ड कर दिया। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, एक ने भेजा और दूसरे के पास वही सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंक्रीज द डॉक्यूमेंट जूम लेवल। अगर आपको डॉक्यूमेंट का जूम लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए हम रोज ही यूज करते हैं कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, जूम लेवल आपके डॉक्यूमेंट का बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव यूआरएल। देखो दो तरह के यूआरएल होते हैं। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, रिलेटिव का मतलब आप समझते हो। देखो एक तो होते हैं परमानेंट, मैं इसका एक लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। एक तो होते हैं परमानेंट जो आपके मेंबर है, एक होते हैं रिलेटिव होते हैं। जो रिलेटिव होते हैं क्या वो आपके घर में परमानेंट रहते हैं, नहीं रहते। वो आपके घर में आते हैं कभी कभार जब आप उनको इनवाइट करते हो, यही होता है। तो सेम ऐसी चीजें हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी। जब हम हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेज को या किसी दूसरी वेबसाइट को अपने वेबसाइट के अंदर लिंक करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है रिलेटिव यूआरएल। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होते, जिसको हम बुलाते हैं अपने घर के अंदर, तो वो रिलेटिव होते हैं हमारे। ऐसे ही रिलेटिव यूआरएल कौन सा हुआ, जिसको हम अपने वेबसाइट के अंदर बुलाएंगे। हमारा उनके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है, बट हम प्रेफरेंस देने के लिए किसी और वेब पेज या किसी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक लगाते हैं, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव यूआरएल। तो देखो कौन सी ऐसी है, लिंक अदर पेज विद इन द सेम साइट। सेम साइट के अंदर किसको लिंक करना, अदर पेजेस को लिंक करना, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव यूआरएल बोला जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव यूआरएल का, ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी डिवाइड द डेटा इनटू यूनिट्स। टीसीपी क्या करती है, डेटा को किसमें डिवाइड कर देती है, यूनिट को, यूनिट के अंदर। और उन यूनिट को और क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था टीसीपी के मेन काम क्या है। टीसीपी पहली बात तो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड पहले सर्वर और रिसीवर के बीच में क्या बनाएगी, जैसे ये सर्वर है और ये कौन है, रिसीवर है, इन दोनों के बीच में क्या बनाएगी, कनेक्शन। जैसे आप किसी के पास फोन मिलाते हो तो पहले आप क्या करते हो, नंबर डायल करते हो। नंबर डायल करने के बाद कई बार वो टू टू की भी आवाज आती है और कई बार सीधा थोड़ा सा टाइम लगता है, किसके बीच में, सर्वर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन बनाने में। तो सबसे पहले कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बनने के बाद और क्या होता है, रूट सेट किया जाता है। रूट का मतलब होता है रास्ता। अब बहुत सारे रास्ते, अब जैसे मेरे को करनाल जाना है तो करनाल जाने के में भी 4 रास्ते हो, बट मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगी, जिसपे ट्रैफिक सबसे कम होगा, मैं उसी रास्ते को, उसी रूट को क्या करूंगी, चूज करूंगी। तो टीसीपी पहले क्या करेगी, कनेक्शन बनाएगी। दूसरा काम क्या है इसका, रूट को सेटअप करना। जिस भी रूट में सबसे कम कंजेशन है, कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक, भीड़ भाड़, जिस भी रूट में सबसे कम कंजेशन है उसी रूट को ये क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। अब कनेक्शन बना दिया, रूट है, रास्ता बना दिया इसने कि इस रास्ते से होके ये पैकेट जाएंगे। अब ये तीसरा काम इसका क्या है, ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगी, पैकेट में कन्वर्ट कर देगी। और पैकेट में कन्वर्ट करने के बाद उनको क्या करेगी, ट्रांसफर कर देती है। अब रिसीवर एंड पे आएंगे। रिसीवर एंड पे सपोज करो कोई पैकेट हमारा मिस हो गया, तो ये क्या करेगी, एक्नॉलेजमेंट देगी, किसको, सेंडर को, कि भाई आपके 4 पैकेट थे, 3 मेरे को मिले हैं, तीसरे वाला मेरे को नहीं मिला। तो ये भी बताएगी कौन सा पैकेट मिसिंग है। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाता है आपको, साथ में ये सेंडर को दिया जाएगा। तो सेंडर वहां से फिर क्या करेगा, सिर्फ तीसरे पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देता है। रीट्रांसमिट करने के बाद रिसीवर एंड पे आएंगे, इनको क्या किया जाता है, रिजम्बल किया जाएगा, मतलब कि इनके आगे हेडर भी लगता है। जो आईपी लगाएगी वो आगे हम बात करेंगे इसी मैटर पे। तो आईपी क्या लगाएगी, हर पैकेट के आगे हेडर लगा देती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखो टीसीपी क्या करेगी, डेटा को पैकेट में कन्वर्ट कर देती है।
और क्या करेगी, एक तो कनेक्शन बनाएगी, दूसरा क्या करेगी, रूट सेट करेगी, तीसरा काम क्या है इसका, पैकेट में कन्वर्ट कर देगी डेटा को। अब कौन एक्टिव हो जाएगा, अब आएगी आपकी आईपी की बारी। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करेगी, हर पैकेट के आगे एक डेस्टिनेशन, एक हेडर लगा देगी। हर पैकेट के आगे क्या लगा देगी, एक हेडर, और हेडर के अंदर क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। अब सपोज करो आपको किसी के पास पार्सल भेजना है, आप पार्सल वाले के पास गए और वहां पे पार्सल रखा है, आपने उसके ऊपर कुछ भी डेस्टिनेशन नहीं रखा, मतलब कि लिखा, तो क्या वो पार्सल आपका जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, नहीं जाएगा, वो पार्सल आपका वहीं रह जाएगा। तो देखो टीसीपी ने वैसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बट जब तक आईपी के आगे हेडर नहीं लगाएगी तब तक आपके जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एड्रेस क्या है। रास्ता बना दिया, कनेक्शन बना दिया, पैकेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर आईपी आएगी, आईपी हर पैकेट के आगे हेडर लगाएगी, और हेडर में क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल आपकी, जो क्या करेगी, डेस्टिनेशन तक पैकेट को लेके जाएगी। अब रिसीवर एंड पे ये तीनों पैकेट आ जाएंगे। अब रिसीवर एंड पे सबसे पहला काम क्या होगा, अब अगर आपके पास कोई पार्सल आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी अनपैकिंग करते हो, उसको अनपैकेजिंग करोगे, उसको फिर क्या करोगे, तो यह ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ये क्या किया जाएगा, हेडर को हटाया जाएगा, हेडर को हटाने के बाद इनको रिजम्बल किया जाएगा, फिर देखा जाएगा 3 पैकेट थे, तीनों क्या आए हैं। अगर कोई भी पैकेट आपका मिस हो जाता है तो दोबारा से सेंडर के पास जाएगा, बोला जाएगा कि आपका ये वाला पैकेट मिसिंग है, सेंडर दोबारा से उसको रीट्रांसमिट किया जाएगा। तो जब रिसीवर सेंडर को कुछ भी बात बताता है कि आपका मैसेज सक्सेसफुल पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, तो उसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट। जैसे जीमेल पे आप किसी के पास कोई भी मेल भेजते हो तो आपको मैसेज आता है यूर मेल हैज बीन सेंट, तो ये क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपकी मेल जा चुकी है। इससे यूजर को थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर आपकी मेल नहीं जाती तो वहां पे फेल्ड का ऑप्शन आता है, दोबारा से उसको रीट्रांसमिट करते हो, तो वो कौन सी प्रोटोकॉल होती है, टीसीपी प्रोटोकॉल। आई थिंक आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है, मतलब यूनिट्स में, तो उन यूनिट्स को क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है। तो ये अपने आप में ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपकी टीसीपी आईपी। और आई थिंक अब आपके पास इसके रिलेटेड कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस ऑफ अ पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय, जो आईपी एड्रेस है किसी भी पैकेट का, वो किसके थ्रू एनालाइज किया जाएगा, वो एनालाइज किया जाएगा राउटर के थ्रू। अब जैसे एक नेटवर्क ये है मेरा यहाँ पे, एक नेटवर्क ये लगा इधर यहाँ पे, एक नेटवर्क ये लगा यहाँ पे। अब सपोज करो यहाँ से मेरा पैकेट इधर आ गया, आगे क्या लगा रखे हैं, राउटर। राउटर क्या करेंगे, रूट को चेक करेंगे और दोबारा से इसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आईपी एड्रेस किसी भी पैकेट का कौन एनालाइज करता है, हमेशा राउटर ही करेगा। ये हार्डवेयर डिवाइस होती है, ये हमें ये एक बेस्ट रूट हमें ये प्रोवाइड करती है। तो बेस्ट रूट प्रोवाइड कौन करेगा, हमें राउटर। और आईपी एड्रेस जो पैकेट के आगे लगा होता है उनको भी एनालाइज कौन करता है, राउटर ही एनालाइज करेगा। ये स्मार्ट डिवाइस होती है आपकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कनेक्टर इज यूज्ड मोस्टली विद एसटीपी। एसटीपी के साथ कौन सा कनेक्टर लगाया जाता है, तो RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है। रजिस्टर जैक, मोस्टली यही आपको जो जैक है ये मिलेगा आपको। अगर कनेक्टर की बात आए इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा जैक यूज करते हैं हम, मोस्टली RJ45 का ही यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्टर जैक 45। तो ये आपको पता होना चाहिए ये वाला भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड ऑन। जो परफॉर्मेंस है कम्युनिकेशन नेटवर्क की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितने उसके अंदर यूजर है, क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है, और क्या ट्रांसमिशन मीडियम हमने यूज कर रखा है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, बताएंगे कि कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, परफॉर्मेंस आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क की अच्छी है या ज्यादा है। अब सपोज करो एक नेटवर्क में 1000 यूजर जुड़ गए, एक नेटवर्क में सिर्फ 2 ही यूजर जुड़े हैं, तो किसकी ज्यादा अच्छे से स्पीड आएगी, जिसमें 2 यूजर हैं। तो यूजर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्टर करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रखा है, ट्रांसमिशन मीडियम तो फिर है ही है, एक जगह से दूसरी जगह। एक तो आप गाड़ी में जा रहे हो, वहां पे मैक्सिमम सपोज करो 5% आ जाते हैं। एक आप किसका यूज कर रहे हो, किसी बस का यूज कर रहे हो, तो एक टाइम पे उसमें 50+% आपके आ सकते हैं। तो कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो, कौन सा रूट आप यूज कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। ये सारे फैक्टर हम परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, सेम रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। जब हम किसी वेबसाइट पे दोबारा से रिटर्न करते हैं तो कौन आइडेंटिफाई करता है, हमें कुकीज आइडेंटिफाई करता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, दोबारा से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी आगे देखो, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन। लोकेशन का नाम पूछ रहा है, उस लोकेशन को क्या बोला जाएगा जहां पे आप हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एड्रेस लिखते हो। हाइपर टेक्स्ट कौन सा होता है, जिसमें आपने लिंकिंग लगा रखी हो, ऐसा डॉक्यूमेंट, उसका एड्रेस आप कौन सी लोकेशन पे डालते हो, हम डालेंगे यूआरएल में। जैसे आपको दिख रहा होगा ऊपर यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड इन। इंटरनेट प्रोटोकॉल कब डेवलप हुई थी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारी डेवलप हो गई थी 1974 में। तो 1974 में आईपी प्रोटोकॉल आपकी आ गई थी। इनके ईयर आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कौन सी पोर्ट यूज करता है, ये यूज करेगा 25। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पोर्ट से रिलेटेड या ईयर से रिलेटेड आएंगे। तो जब भी थोड़ा सा लेवल हाई करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर आपके पेपर की, तो यहाँ पे ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो आपको हर एक प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन से प्रोटोकॉल को क्या पोर्ट नंबर है उसका। तो एसएमटी का जो पोर्ट नंबर है वो कौन सा है आपका 25 है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज फॉर बैक एंड पर्पज। बैक एंड के लिए आप कौन सी यूज करते हो, जैसे मैंने फ्रंट एंड के लिए आपको बताया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं। बैक एंड में बहुत सारी लैंग्वेज है जिनका हम यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन कैसे है। बस HTML CSS जावास्क्रिप्ट को छोड़ के अगर कोई और लैंग्वेज आए, जैसे सी शार्प यूज कर सकते हैं, रूबी यूज कर सकते हैं, कोलैंग हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ही करेक्ट आंसर है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फ्री वेब ब्राउजर। फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है, ओपेरा भी आपका फ्री है, मोजिला फायरफॉक्स भी और ब्रेव भी, ये सारे ही आपके फ्री है। देखो कई बार हमें क्या होता है, हमें दो, आप सपोज करो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, अब आपको पता है मोस्टली इतना तो आपको आई थिंक पता होना चाहिए, जो ओपेरा है ये और फायरफॉक्स है, इनको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे को ब्रेव का नहीं पता कि ब्रेव होता है या नहीं होता। जब 3 में से 2 आप 100% श्योर हो, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आपको हाँ ही आप उसको समझा करो। तो इसमें क्या आप भी कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव आंसर आपका आ जाएगा।